ये है वो पाकिस्तानी निकाह ख्वाह तनवीर खेल जो सऊदी अरब, दुबई और यूरोप में भी जाकर निकाह पढ़ाते हैं। आखिर ओवरसीज इन्हीं को निकाह के लिए पाकिस्तान से क्यों बुलाते हैं, जानिए सारी कहानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। तनवीर काका खेल साहब, आप निकाह ख्वाह हैं। जी और आप दूसरे ममालिक में भी निकाह पढ़ाने जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कभी मदीना में निकाह पढ़ा रहे हैं, कभी श्रीलंका में, कभी किसी मुल्क में। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि ये कब से आप काम कर रहे हैं? अभी गवर्नमेंट ने कुछ चेंजिंग की हैं पॉलिसीज़ के अंदर, जी वो क्या हैं? जी दूसरे ममालिक से जो लोग आते हैं आप उनके भी निकाह पढ़ाते हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है? कोई नीदरलैंड से है, कोई अज़रबैजान से है, वहाँ का नेशनल है। जी बिल्कुल। फिर दूसरी चीज़ के जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ कि ये कैसे चेक किया जा सकता है कि फ़लाँ बच्चे का पहले निकाह हुआ है या नहीं। अगर कोई किसी जगह पर रिश्ता कर रहे हैं तो चेक कैसे किया जा सकता है? जी बिल्कुल, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एम.ए. इस्लामियात हूँ और उसके साथ जो है मैंने लाहौर की जो तारीख़ी मस्जिद है बादशाही मस्जिद, इसमें भी बतौर निकाह रजिस्ट्रार शिरकत की हुई है। इसके अलावा हम हवेली बारूद खाना है, वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो निकाह पढ़ाया हुआ है। किन किन ममालिक में जा चुके हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह थाईलैंड, श्रीलंका और सऊदी अरेबिया, इन 3 मुल्कों में जा चुका हूँ। थाईलैंड में भी मैंने निकाह पढ़ाया और सऊदी अरेबिया में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने निकाह पढ़ाया और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैंने निकाह पढ़ाया। तो इसमें जो है आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हैं। जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि ये मेरा शोबा है तो इस हवाले से मुझे एक्सपीरियंस है। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि कोई आदमी शादी करना चाहता है, किसी को कोई रिश्ता देना चाहता है, तो वो ये सोचता है कि भी मुझे पता चले कि ये जो लड़का कहीं पहले शादीशुदा तो नहीं है, या कोई आदमी शादी करना चाहता है, वो लड़की के बारे में क्लियर करना चाहता है कि कहीं इसने पहले शादी तो नहीं की हुई। तो उस हवाले से उसका जो एक तरीका आमतौर पर जो बताया जाता है हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर, वो तरीका माजरत के साथ वो यानी ठीक नहीं है। वो क्या है कि वो कहते हैं जी 8009 पे आप जो है ना जी उस लड़के का शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें तो वो पता चल जाएगा कि भाई इसकी फ़ैमिली में कौन कौन है। तो उस हवाले से नादरा का रूल ये है कि वो उसी नंबर से अगर आप भेजेंगे जो कि उस बंदे का नंबर है जो नादरा में रजिस्टर्ड है, तो उस बंदे को सिर्फ पता चल सकता है, आप नहीं पता कर सकते। यानी आप अगर मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर भेजेंगे 8009 पर तो आपको वो नहीं शो करेगा। उसका जो तरीका है वो ये है कि हम तो लोगों को चेक करके बताते हैं इस हवाले से। इसमें ये आप मैरिज रजिस्ट्रार के ज़रिए पता करवा सकते हैं, जो यूनियन कौंसिल होती है ना, तो उनको आपने उस लड़के का आईडी कार्ड नंबर देना होता है। आईडी कार्ड नंबर देके वो चेक कर देंगे कि इस लड़के के कितने निकाह हुए हैं। अगर उसका निकाह जो है वो कंप्यूटराइज बना, क्योंकि ज़ाहिर बात है आजकल कंप्यूटराइज ही बनता है, तो उस ज़रिए से मालूम हो सकता है। इसके अलावा और कोई ज़रिया नहीं है, कोई तरीका नहीं है जिसके ज़रिए मालूम हो चुका हो। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमसे कई लोगों ने मालूम किया, हमने बताया भी है। और दूसरी बात आपने जो की कि बैरून ममालिक के हवाले से, तो जो फॉरनर होते हैं उनके हवाले से बिल्कुल आसान डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन एक जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि हमारे जो आमतौर पर मैरिज रजिस्ट्रार होते हैं ना, उनको इस हवाले से कोई ट्रेनिंग का हमारे यहाँ अमल नहीं है कि उनको बताया जाए कि भाई बैरून वालों के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। तो इस हवाले से जब मेरे पास ये पहला केस आया था तो लाजमी बात है कि मुझे भी थोड़ी सी जो है वो परेशानी हुई थी, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उस हवाले से थोड़ी सी रिसर्च की और मैंने पूरी मालूमात हासिल की और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई टेंशन नहीं हुई। बहुत से ममालिक के आए, ख़ास तौर पर यूरोपीय ममालिक जो थे, तो वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आराम के साथ और बड़ी सुकून के साथ जो है उनकी डॉक्यूमेंटेशन कर दी। हाँ, ये चीज़ होती है कि कुछ फ़र्क होता है, जैसे उनकी जो है ना सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि उनके डॉक्यूमेंट्स उर्दू में नहीं होते, तो इसलिए मैरिज रजिस्ट्रार के लिए कम से कम इतना जो है वो एजुकेटेड होना ज़रूरी है कि वो इंग्लिश भी पढ़ सके। तो अब उनका एड्रेस दोनों साइड पे जो है ना उर्दू में इंग्लिश में लिखा जाता है, उसके फॉर्म भी इंग्लिश में फिल होते हैं। फिर उसके अलावा जो मेन चीज़ होती है कि आपने उसकी एक एक चीज़ को जो है ना वो फोकस करना होता है, क्योंकि अगर एक चीज़ भी गलत हो जाए तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब देखें, अगर फ़र्ज़ करें मैं पोलैंड का हूँ और मेरी लैंग्वेज है पोलिश जी, तो वो तो पोलिश में नहीं होगा उनका, क्या इंग्लिश में होते हैं? नहीं, वो पहले जो है ये मैनुअल बनेगा उर्दू वाला, फिर उसके बाद ये इंग्लिश वाला बनेगा, उर्दू और इंग्लिश मिक्स जो होता है, यानी ये जो कंप्यूटराइज। फिर उसके बाद जब हम उसको ये ऑनलाइन करके देंगे तो फिर ये एक कंपनी होती है, वो उसको जो है अक्सर लोग एम्बेसी के थ्रू भी करवा लेते हैं या कंपनी के थ्रू जाकर इस्लामाबाद से वो वहाँ से उनको अपनी लैंग्वेज में फिर ट्रांसलेट करवाना होता है। वो इसके बाद का प्रोसेस है, वो हमारा प्रोसेस नहीं होता, वो हमारा काम नहीं है, वो इसके बाद का है। अभी नादरा ने जो है ना वो रिसेंटली निकाहनामों में तब्दीलियाँ की हैं। सबसे पहली तब्दीली तो जो है वो ये है कि ये देखें जी, हमारे पास ये फॉर्म है, तो इस फॉर्म में जो है ना जी एक चीज़ ये शामिल हुई है, इसे कहते हैं हलफनामा। अच्छा, ये हलफनामा है जी, ये ख़त्म नबूवत के हवाले से है ना कि मैं मुसलमान हूँ और नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी हतमी और गैर मशरूत ख़ातमुन नबीय्यीन होने पर ईमान रखता हूँ। और मिर्ज़ा कादियानी के हवाले से है कि उसको जो है ना जी मैं झूठा मानता हूँ।
तो पहले ये नहीं था। पहले ये नहीं था। एक तो ये तब्दीली हुई है। दूसरे नंबर पर ये तब्दीली हुई है कि पहले ये पेपर हुआ करता था, ये येलो पेपर, चाहे ये बर्थ सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, डिवोर्स सर्टिफिकेट हो या मैरिज सर्टिफिकेट हो, तो ये जो होता था इसका रिकॉर्ड होता था सिर्फ और सिर्फ यूनियन काउंसिल के पास। अब चूँकि जो है ना नादरा ने अपग्रेडेशन कर दिया, तो अब ये वाला पेज होता है, अब वाइट पेज होता है, ठीक है। ये आम सिंपल पेज होता है, लेकिन इसके ऊपर ये नादरा के सॉफ्टवेयर में तमाम चीज़ें जो है वो लिखी हुई होती हैं। तो अब उसमें होता ये है कि इसका रिकॉर्ड जैसे ही हम इसको बनाते हैं तो फ़ौरन ये ऑनलाइन हो जाता है, इसका रिकॉर्ड चला जाता है नादरा में। तो अब इसलिए हमें ये प्रॉब्लम होती है कि अगर इसमें कोई गलती हो गई तो फिर इसको ठीक करवाना मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी मॉडिफिकेशन होती है। इसे अच्छा। नादरा की लैंग्वेज में मॉडिफिकेशन कहा जाता है। तो ये जो पहले वाला होता था इसको तो हम इजीली करवा लेते थे, इसलिए हम जब भी ये बनाते हैं तो हम पहले उनको प्रूफ रीडिंग निकलवा कर देते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो या फॉरनर हो। फिर उसमें ये होता है कि जब वो प्रूफ रीडिंग चेक कर लेते हैं तो हम उनसे उस पर सिग्नेचर लेते हैं कि भाई ये आपने चेक किए हैं, अगर इसमें कोई गलती हुई तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, क्योंकि इसकी करेक्शन की दोबारा फ़ीस लगनी है, तो उस फ़ीस के ज़िम्मेदार आप होंगे। वो कितनी फीस है वैसे? वो तो वैसे आमतौर पर तो जो है वो 500 रुपया गवर्नमेंट की तरफ से 500 रुपया। ठीक है। प्रूफ रीडिंग के बाद भी अगर कोई एक आधा लफ्ज़ या एक नुक्ता मिस हो जाए तो वो कितना प्रोसेस है फिर उसका चेंज करने का? उसमें फिर ये होगा कि दोबारा टोकन लगेगा, मॉडिफिकेशन का टोकन लगेगा, ठीक है। और वो जो है पहले वाली आपसे जमा कर लेंगे, जमा करने के बाद उसको अप्रूवल के लिए भेजना पड़ेगा। ये एक और चीज़ मैं आपको ये साथ बताता चलूँ कि ये अब जो है ना कोई भी निकाहनामा जो बनता है ना, तो ये डायरेक्ट नहीं बनता, अभी इसकी अप्रूवल जाती है। जैसे ये फॉर्म ये फिल कर दिया ना उन्होंने, टाइप कर दिया, तो इसकी अप्रूवल चली जाएगी इस्लामाबाद। जब वहाँ से ये अप्रूव होकर आएगा तो उसके बाद ही इसका हम प्रिंट निकाल सकते हैं, उससे पहले प्रिंट नहीं निकाल सकते। तो अब अगर इसमें कोई गलती हुई है तो उसके लिए भी अप्रूवल के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। उसमें जो डेथ सर्टिफिकेट है और डिवोर्स सर्टिफिकेट है उसके अप्रूवल में टाइम लगता है ज़्यादा। जो मैरिज सर्टिफिकेट है या बर्थ सर्टिफिकेट है वो नॉर्मली 15 मिनट में, आधे घंटे में आ जाता है, अप्रूवल उसकी आ जाती है, वो मसला नहीं। जब अप्रूवल आ गई तो आपकी वो चीज़ ऑनलाइन होगी, उसका डाटा जो है वो इस्लामाबाद में भी चला गया, एम्बेसी में भी चला गया, हर जगह पर उसका डाटा जो है वो फैल गया। तो अब उसमें ये होता है कि हमने अगर मॉडिफिकेशन भी करवानी है यानी दोबारा ठीक है, तो उसके लिए भी हमें फिर अप्रूवल का वेट करना पड़ेगा। तो ख़ास तौर पर डिवोर्स सर्टिफिकेट और जो है क्या कहते हैं डेथ सर्टिफिकेट, इन दोनों में हमें बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं कि अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनेंगे, डेथ सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, फलां सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, जी जी, और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और कंफर्म भी हो गया या नहीं कि बायोमेट्रिक या वो जो सिस्टम के अंदर आ गया है या नहीं कि ये बंदे का ये स्टेटस है। जी जी बिल्कुल। वो कैसे चेक किया जा सकता है और किन किन जगहों में लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है, प्रॉब्लम तो लोगों को सबसे ज़्यादा जो है ना वो फेस करनी पड़ रही है डिवोर्स सर्टिफिकेट में, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि जब लड़का जो है वो तलाक दे देता है लड़की को, तो वो जो है ना स्टाम्प भेज दिया, हर महीने एक एक स्टाम्प उसने भेज दिया, ठीक है, बज़रिया अदालत भेज दिया या वैसे भेज दिया। तो अब वो 3 स्टाम्प जब पूरे हो जाते हैं तो वो ये समझ लेता है कि जब ये तलाक हो गई, शरई तौर पर तो वो तलाक हो गई, कानूनी तौर पर भी हो गई। अब क्या होता है, या ये तरीका या दूसरा तरीका ये होता है कि औरत खुला लेती है अदालत के ज़रिए से। अब अदालत उस लड़के को बुलाती है और लड़का जो है वो नोटिस पे आता है और लड़का आके कहता है जी ठीक है मैंने तलाक दे दी, या लड़का नहीं आता और बाद में फ़ैसला हो जाता है कि जी तलाक हुई। अब वो औरत ये समझती है कि मेरा काम कंप्लीट हो गया, अदालत ने मुझे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, अब वो आगे शादी के लिए दिन रख लेती है। वो सारा काम हो जाता है, उसके वालिदैन उसके दिन रख लेते हैं, इवेंट तैयार हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हम बाकी सारी चीज़ों का इंतज़ाम पहले करते हैं। निकाह ख्वाह, निकाह रजिस्ट्रार, हम कहते हैं यार कारी साहब इतने नाल मस्जिद ने आ जाएंगे, वो आखिरी वक्त में हम बात करते हैं। अब वो जब बात होती है, ख़ुद मेरे साथ कई मरतबा ऐसा हुआ कि जब वो शादी के वक्त में आते हैं सामने, जी लड़की तलाक याफ्ता है, हाँ जी, तो भाई इसका डिवोर्स सर्टिफिकेट लाएं। वो क्या होता है जी, हमारे पास तो अदालती डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, तो हम उन्हें बताते हैं कि अदालती डॉक्यूमेंट्स इसमें नहीं चलेंगे। इसके लिए क्या होगा कि आपको इन अदालती डॉक्यूमेंट्स को जो है वो यूनियन काउंसिल में जमा करवाना पड़ेगा। वो आपको जो है एक मौसर सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है जी, डिवोर्स सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है, जो कि हमारे पास यहाँ पर भी मौजूद है। अच्छा, तो ये डिवोर्स सर्टिफिकेट जब वो मिलेगा तो उसके बाद ही वो आगे शादी कर सकेगी। तो अब फिर वो परेशान हो जाते हैं। अब उस मौके पर हम भी परेशान होते हैं कि इसका निकाह पढ़ाएं या निकाह रोकें। अब वो दूल्हा वाला जो है वो तो दूल्हा तो कहता है यार कारी साहब तुसी निकाह पढ़ा दो, सादा पढ़ा दो, वो डिवोर्स सर्टिफिकेट को बाद में देखेंगे, कोई मसला नहीं है, वो निकाह बाद में पढ़ा देंगे, वो डॉक्यूमेंट्स हम बाद में बना लेंगे, लेकिन आप निकाह पढ़ा दें। फिर तो अब वो फिर हम ऐसे मौके पर जो है ना वो करते नहीं हैं। क्यों? मजबूरी होती है कि अगर हम पढ़ा दें तो फिर बाद में एक टेंशन ही होती है कि हमारे पास ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमने इसको जमा करवाना होता है जल्दी से जल्दी।
अब ये इसके ऊपर हर एक के ऊपर सीरियल नंबर लगा होता है, जैसे ये देख लें आप, इसके ऊपर ये नंबर लगा हुआ है, ये 40 नंबर है। हाँ। तो अब ये 40 के बाद 41 नंबर उस वक्त जमा होगा जब हमारा 40 नंबर जमा हुआ है। आपका 41 तब जमा होगा? हाँ, जब कहेंगे आप तो 40 लेके 40 आपने जमा ही नहीं करवाया अभी तक। कुल एक रजिस्टर में 50 फार्म होते हैं, ठीक है, हर फार्म के साथ ये 4 होते हैं ना, तो कुल 50 होते हैं। तो अब मैंने 40 नंबर अगर जमा नहीं करवाया हुआ, तो अब हुआ ऐसा कि वो तलाक हुई थी। अब उन्होंने मुझे वहाँ पर बताया, तो शादी हाल में वो लड़का कहता है भाई बात ये है कि कारी साहब आप निकाह पढ़ा दें, मैं कराची से आया हूँ, मैंने खाली हाथ वापस नहीं जाना, मैं लड़की लेके जानी है, आप निकाह पढ़ाएंगे ठीक है, आपने नहीं पढ़ाना तो मैं कराची ले जाकर निकाह पढ़ा लूँगा, लेकिन ये लड़की मैंने लेके जानी है। मैंने निकाह पढ़ा दिया। अब उनको मैंने कहा कि जी ये 3 महीने बाद डिवोर्स सर्टिफिकेट आएगा, तो डॉक्यूमेंट्स 3 महीने बाद बनेंगे। तो अब क्या हुआ कि वो काम हो गया, चले गए, लेकिन वो 3 महीनों के दौरान मुझे और निकाह पढ़ाने पड़ गए। तो इसलिए मुझे वो जो फॉर्म था वो कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि वो या तो कैंसिल करना पड़ता है या फिर जमा करवाना पड़ता है। अच्छा। वो मैंने जमा करवा दिया कैंसिल करके कि भाई इनके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे, इसलिए ये मैंने छोड़ दिया। अब वो हुआ क्या कि 3 महीने के बाद जब वो डिवोर्स सर्टिफिकेट उन्होंने बनाकर दिया, मैंने दोबारा से फॉर्म फिल किया, वो लड़के को बुलाया, लड़का आया हुआ था अपने ससुराल में, दोबारा वो सारा कुछ काम करवा कर हमने नई डेट डाली। पुरानी डेट तो डाल नहीं सकते थे, क्योंकि डिवोर्स हो रही है मिसाल के तौर पर नवंबर में, ठीक है, डिवोर्स सर्टिफिकेट नवंबर में मिल रहा है, तो हम तो वो जून में नहीं डाल सकते, जून की डेट। तो अब वो क्या हुआ, अब वो बाद में प्रॉब्लम बन गई। वो कहते हैं जी आपने ये नया निकाह क्यों पढ़ाया? अब वो लड़की के ससुराल ने लड़की को पागल करके रख दिया। कई मरतबा वो मेरे पास आया, मैं उनको फिर समझा के थक गया। इसलिए ऐसे केसों को मैं अभी छोड़ देता हूँ। हाँ। ऐसा वो मैं उनको कहता हूँ भाई जिससे मर्जी निकाह पढ़ाना पढ़वा लो, क्योंकि मैं निकाह रजिस्ट्रार भी हूँ, मेरे पास लाइसेंस है। कल को मेरे लाइसेंस के लिए भी प्रॉब्लम बन सकती है। ऐसा आदमी जाके दरख्वास्त दे दे कि जी कारी साहब ने तो एक निकाह होया सी, फिर दोबारा पढ़ा देता है, तो वो मसला बन सकता है ना। जिन लोगों को इतना नहीं पता होता कि यार हमारे पेपर कहाँ से लेने हैं डिवोर्स के, जी हो गई है या नहीं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि फॉर्म जमा करवाना पड़ता है और वो अदालत 3 महीने बाद देती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब एक लड़की ऑलरेडी इद्दत अपनी पूरी कर चुकी है, जी। तो फिर अप्लाई करे, वो फिर 3 महीने लगा दे, यानी कोर्ट की अपनी एक इद्दत है, ये क्या वजह है? नहीं, ये कोर्ट की नहीं, यूनियन काउंसिल की है। ठीक है, तो अगर वो कह दें कि हमने इद्दत पूरी कर लिया तो उसी दिन दे देना चाहिए? नहीं, असल में इस हवाले से मेरी भी ये राय है, लेकिन चूंकि इस हवाले से कोर्ट को चाहिए कि कोई कानून साजी करे। कोर्ट ने ये पाबंद किया हुआ है यूनियन कौंसिल को कि जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स आएँ, चाहे वो खुला के डॉक्यूमेंट्स हों या तलाक के डॉक्यूमेंट्स हों, तो आपने क्या करना है, तलाक हो भी चुकी है, वहाँ इद्दत भी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आपने क्या करना है कि वो नोटिस देना है। हर महीने आपके पास आएँ, आपने हर महीने लड़का और लड़की दोनों को बुलाना है, दोनों को बुलाकर फिर उनसे कहना है हाँ जी भैया आपकी तलाक हो गई है, आप दोबारा रहना नहीं तो नहीं। उस शरई तौर पर तो ये मसला ये ठीक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शरई तौर पर तो तलाक हो चुकी है, अब तो वो साथ में रह ही नहीं सकते। लेकिन वो क्या होता है, वो बुलाते हैं, फिर उनको ये कहते हैं कि जी आप दोनों यहाँ पर साइन करें और अंगूठे लगाएं कि आपने जो है ना जी अपने साथ एक दूसरे के साथ नहीं रहना। फिर दूसरी मरतबा फिर बुलाते हैं, तीसरी मरतबा फिर बुलाते हैं, और इसमें ये होता है कि अगर वो नोटिस भेज रहे हैं, लड़का लड़की में से कोई एक नहीं आता, एक नोटिस पे भी नहीं आया, दूसरे पे भी नहीं आया, तो तीसरे नोटिस पे वो अखबार इश्तिहार कराकर वो नोटिस के तीसरे नोटिस के बाद वो जो है वो डिवोर्स सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं, चाहे वो लेने वाला लड़का हो या लड़की हो। लेकिन इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि लोगों को अवेयरनेस नहीं दी गई। अहले किताब जी, उनके साथ निकाह, उनके क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं और वो कैसे करते हैं? अभी तो यहाँ पर जो पाकिस्तान में जो सूरत हाल बन चुकी है उसमें तो ये है कि आपको उनको मुसलमान करना ही पड़ता है। क्यों? मुसलमान करना होना चाहे तो? अगर वो नहीं होना चाहते तो फिर उस हवाले से जो चल रही है कानून के हवाले से कोई ऐसी वाज़ेह चीज़ अभी तक जो मैंने इस पर रिसर्च की मुझे कोई वाज़ेह मालूम नहीं हुई कि कोई ऐसी हो जिस पर जो है ना वो ये नहीं हो सके कि भाई वो क्रिश्चियन है और ये जो है जी मुसलमान है तो ये आपस में शादी कर सकते हैं। नहीं, वैसे तो इजाज़त है ना इस्लाम जी, में? इस्लाम में इजाज़त है। तो फिर ये कानून साजी क्यों नहीं है इसके अंदर मौजूद? ये जो हमारे पास जो फार्म मौजूद है ना, ये फार्म इस फार्म में यानी वो चीज़ नहीं है। जैसे अभी ये पैदाइशी पर्ची है ना, पैदाइशी पर्ची में मज़हब का खाना मौजूद है, लेकिन इसमें नहीं है। एक बात, इसमें सिर्फ वो कादियानी और मुसलमान वाला है, बाकी नहीं है, ठीक है। दूसरे नंबर पर ये जो आप बात कर रहे हैं वो चूँकि वो पहले जो अहले किताब थे ना, अभी हमारा जो मज़हब इस हवाले से कहता है कि जो अहले किताब अब हैं वो उस तरह नहीं रहे, यानी अपनी तालीमात में उनकी तालीमात क्योंकि उनकी किताबें उस तरह महफूज नहीं रही, उसमें रद्दोबदल हो चुका है, तो इसलिए अब वो उनके साथ नहीं हो सकता। बेशक रद्दोबदल हो चुका है, मानने वाले तो वो नहीं कहना जी। तो इस वजह से मेरे ख्याल में, मुझे अब इसका एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन जब इस्लाम ने इजाज़त दी हुई अहले किताब से तो वो तो क़यामत तक फिर हुक्म है ना। डॉक्यूमेंटेशन में ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है, वो नहीं है, नहीं होनी चाहिए, इसमें होनी चाहिए। फिर इस हवाले से अगर वो जाहिर है जब डंडी तो नहीं ना मारनी चाहिए जी, अगर इजाज़त मिली हुई है तो फिर उसके ऊपर भी कोई कानून साजी होनी चाहिए ताकि बगैर की लड़ाई झगड़े के, बगैर किसी को तंग किए ये मामला जो है वो भी सेटल होने चाहिए। जी जी बिल्कुल। अच्छा कारी साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, अगर फ़र्ज़ करें किसी बंदे की शादी है ऑलरेडी जी, अब वो दूसरी करना चाहता है जी, तो उसकी इजाज़त लेना ज़रूरी है?
और वो कैसे इजाज़त ली जा सकती है? अगर फ़र्ज़ करें बंदा इजाज़त नहीं लेता जी तो औरत कैसे उसको सू कर सकती है कानूनी कार्रवाई में? जी, अच्छा, उसमें ये चीज़ है, वैसे तो जो हमारे यहाँ आम तौर पर बातें चल रही हैं, कई दफ़ा जो है सोशल मीडिया पर भी आ चुका है कि दूसरी शादी के लिए औरत को इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम कानूनी तौर पर आते हैं तो कानूनी डॉक्यूमेंट जो है वो इजाज़तनामे के बगैर नहीं बनते। अब इजाज़तनामे के लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहली चीज़ कि औरत की तरफ से एक जो है वो बयान अलफ़ी होता है, जो उसकी पहली वाइफ है, कि ये खामन अपनी पहली बीवी से बयान अलफ़ी लिखवाए कि वो कहे कि जी मेरा नाम ये है। वो सारी जो तहरीर होती है उसमें ये हो कि मेरा खामन दूसरी शादी करना चाहता है तो मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं है, मुझे अपनी खामन की दूसरी शादी पर कोई इतराज़ नहीं है। ये स्टाम्प जब वो होगा, वो स्टाम्प के बाद वो खामन उस स्टाम्प को लेकर जाएगा यूनियन कौंसिल में, ठीक है? अच्छा। यूनियन कौंसिल में जाके उनको देगा कि जी मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ और ये मेरी बीवी ने जो है ये मुझे ये दिया है। तो अब वो हर यूनियन कौंसिल की एक सालसी कौंसिल होती है जिसमें वो तलाक के जो है ना वो केसेस हैंडल करता है। जैसे हमारी यूनियन कौंसिल है उसमें 3 निकाह रजिस्ट्रार हैं जो तलाक के केस हैंडल करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से एक मैं भी हूँ। तो वो ये होता है, फिर वो सालसी कौंसिल के सामने रखते हैं कि जी ये बंदा है और ये चीज़ होगी, तो वो फिर यूनियन कौंसिल उसकी फ़ीस लेती है उससे इजाज़तनामे की और उसको इजाज़तनामा जारी कर देती है। अब उसके बाद जब इजाज़तनामा जारी हो गया ना, तो अब वो औरत जो है, जो उसकी पहली बीवी है, वो किसी जगह पर इसको चैलेंज नहीं कर सकती क्योंकि उसके जो है उसका थंब लगा हुआ है। अगर उसका थंब ना लगा हुआ, अगर किसी बंदे ने ऐसा नहीं किया और निकाह कर लिया, हाँ, फिर तो निकाह जायज़ है? वो तो कानूनी तौर पर तो मौलवी भी जो है ना वो टांगा जाएगा, कन्फर्म बात है। अच्छा। और जो सेक्रेटरी है वो भी, और जो उनके करीबी बंदे हैं वो सब रगड़े जाएंगे। क्यों? क्योंकि कानूनी तौर पर ये जो गवाहान है वो भी रगड़े जाएंगे। जी, सबसे पहले तो उन्होंने मौलवी को पकड़ना ना, सबसे पहले वो जाते हैं जी यूनियन कौंसिल। निकाहनामा जब आएगा ना, सबसे पहले उनके सामने वकील ने कहना जी मौलवी केड़ा है? मौलवी साहब है। अच्छा जी, जाएँ जी इस मौलवी साहब का पता करें कहाँ पर है। कारी साहब तुसी निकाह किस तरह पढ़ा देता, आपने कैसे निकाह पढ़ा दिया? भी ये डॉक्यूमेंट्स ही कंप्लीट नहीं है। एक तो वो मसला हो गया। यूनियन कौंसिल वालों के पास जाएंगे, यूनियन कौंसिल वालों ने किसी न किसी तरीके से जान छुड़ा लें, लेकिन फंस आखिर में आके मौलवी जाएगा। तो इसलिए मौलवी साहब तो इस हवाले से रिस्क ना ही लें तो बेहतर। मैंने तो कभी ऐसा रिस्क लिया नहीं है।